डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विद मनोज राकौत में आज आपका फिर से स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा लेसन 6 का जो जैव प्रक्रम है लाइफ प्रोसेस, उसका फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण किससे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजें होने जरूरी है। पहली है कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2। सेकंड है H2O मीन्स वाटर। थर्ड है क्लोरोफिल एंड फोर है सनलाइट मीन्स सूर्य का प्रकाश। ये 4 चीजें हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ये प्लांट की लीव्स है, पत्ती है। यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो यहाँ से मिल रहा है पानी, एटमॉस्फेयर से मिल रही है CO2, यहाँ से मिल रही है लाइट, और एक चीज और है जो पत्ती के अंदर खुद में पाई जाती है, वो है क्लोरोफिल। पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं। इसी क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती है। पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है? क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती है। तो हम पढ़ रहे थे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के स्टेप 3 है। 3 चरण के साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। फर्स्ट स्टेप क्या है? क्लोरोफिल जो ये पत्ती के अंदर पाया जाता है, लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है, ये सनलाइट का क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, अवशोषण करता है। क्लोरोफिल जो कि पत्ती में पाया जाता है, प्रकाश का अवशोषण करता है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। यानी कि क्लोरोफिल क्या कर रहा है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करने के बाद इस प्रकाश ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जो पानी है, पानी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाती है। थर्ड स्टेप, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट में। तो लास्ट जो प्रोडक्ट मिलता है कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो रिएक्शन किस प्रकार से होती है? रिएक्शन इस प्रकार से होती है, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, C6H12O6 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। ये इस तरह से रिएक्शन होती है। यहाँ 12H2O है, यहाँ पर 6H2O है, यहाँ पर 6CO2 है, और यहाँ पर आप देखो बैलेंस कर लो, 6 और 2 कितनी हो गई? 12, 12 और 12 24 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गई है। यहाँ पे कितनी है? 6 यहाँ पे है, 6 6 12 और 12, तो यहाँ पे 6 और फिर हो गई, तो यहाँ से आपकी बैलेंस हो गई 6 6 6। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। कार्बन की मात्रा 6 है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 24 है, हाइड्रोजन 12 है, ये है, और 6 टू 12 है, 12 है, 12 है 24, ओ कितने? 6 और 6 12 है, 12 है, 12 है 24, ये 12 इधर है, ये 12 इधर है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? सनलाइट और यहाँ पे क्लोरोफिल। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाता है। स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप, जो पत्ती के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है वो प्रकाश को, लाइट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और यही क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है और पानी को ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल देता है। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। यही कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज है, जो पौधे के द्वारा तैयार होता है, भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, धमनी तथा शिरा में अंतर। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि धमनी तथा शिरा के अंदर अंतर बताइए। तो हम धमनी तथा शिरा के अंदर अंतर पढ़ते हैं। तो एक साइड हम लिख देते हैं धमनी, आर्टरी, और दूसरी साइड हम कर देते हैं शिरा, यानी कि वैन। फर्स्ट अंतर, धमनी चलती है हृदय से अंग की ओर, हार्ट से ऑर्गन की ओर धमनी चलती है, जबकि शिरा कैसे चलेगी? अंग से, अंगों से हृदय की ओर। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर,
अगर हम धमनी को थोड़ा सा यहाँ पे इमेज बना लेते हैं, ये मान लो एक धमनी है। धमनी की दीवारें मोटी होती है, ये इसकी दीवार है। धमनी की दीवारें मोटी होती है और वह लचीली होती है, जबकि जो सिरा है उसकी दीवारें पतली व कम लचीली होती है। अगर हम सिरा को ड्रॉ करें तो सिरा को किस तरह से ड्रॉ करेंगे? ये इस तरह से हम सिरा को ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे दीवारें मोटी हैं, यहाँ पे दीवारें पतली है। अब दीवारें मोटी हो गई तो इसकी गुहा देखो, दीवारें इसकी पतली है तो इसकी गुहा क्या हो गई? चौड़ी हो गई। गुहा यानी कि कैविटी क्या हो गई? चौड़ी हो गई, यानी कि डायमीटर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। यहाँ पे गुहा क्या है? संकरी है, छोटी है, डायमीटर कम है। फोर्थ डिफरेंस क्या है? धमनी के अंदर हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, प्योर ब्लड बहता है। यहाँ पर अशुद्ध रुधिर बहेगा। हमेशा कैसा रुधिर बहेगा? अशुद्ध रुधिर बहेगा। इसका एक अपवाद है, फुफ्फुस ध्वनि में पल्मोनरी आर्टरी के अंदर शुद्ध रुधिर बहता है। यहाँ पर भी क्या होता है? जहां पर सिरा में अशुद्ध रुधिर बह रहा है, एक ऐसी धमनी है जो कि फुफ्फुस या पल्मोनरी वेंस है, सिरा है, में शुद्ध रुधिर बहता है। कौन सा रुधिर बहता है? शुद्ध रुधिर बहता है। अगला अंतर है, धमनी की दीवारों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। जबकि यहाँ पर कपाट पाए जाते हैं। कपाट पाए जाते हैं जो कि रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। धमनी के अंदर धमनी त्वचा के अंदर गहराई में पाई जाती है। गहराई में पाई जाती है, जबकि सिरा त्वचा के जस्ट नीचे पाई जाती है, यानी कि कम गहराई में पाई जाती है। धमनी का कलर चमकीला लाल होता है। कैसा होता है? चमकीला लाल होता है। जबकि सिरा का कलर, सिराएं जो है, वेंस है, उनका कलर नीला बैंगनी रंग का होता है, क्योंकि सिरा के अंदर रुधिर जो बह रहा है वो अशुद्ध बह रहा है। और अशुद्ध रुधिर वो होता है जिसके अंदर CO2 की मात्रा होती है। धमनी में रुधिर अधिक प्रेशर के साथ बहता है, अधिक प्रेशर यानी कि अधिक दाब के साथ बहता है, जबकि सिरा में एक समान दाब रहता है। सिरा में कैसा रहता है? एक समान दाब रहता है। यहाँ पे देखो ये अधिक प्रेशर क्यों है बह रहा है? क्योंकि इसमें डायमीटर क्या है? कम है। जब चीज का डायमीटर कम हो जाता है तो वहां से, जैसे मान लो पाइप है, ये पाइप को अगर हम
पाइप के आगे हम यदि अंगूठा रख लें तो इसका डायमीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पानी अधिक तेज गति से जाता है। जहां डायमीटर कम होगा वहां क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे डायमीटर ज्यादा है इसलिए ये इतना प्रेशर उस पर क्रिएट नहीं होता है। तो ये हमने धमनी तथा शिरा के अंदर कुछ अंतर पढ़े थे। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा अमाशय में पाचन की क्रिया। तो देखो, धमनी हृदय से अंग की ओर चलती है जबकि शिरा अंग से हृदय की ओर चलती है। दीवारें मोटी होती है, दीवारें यहाँ पे लचीली होती है, जबकि शिरा में दीवारें पतली व कम लचीली होती है। इसमें गुहा संकरी होती है, इसमें गुहा थोड़ी चौड़ी होती है, डायमीटर ज्यादा है। यहाँ पे शुद्ध रुधिर बह रहा है, यहाँ पे अशुद्ध रुधिर बह रहा है। एक इसका अपवाद है, फुफ्फुस धमनी में हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। फुफ्फुस धमनी में हमेशा कैसा रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। जबकि फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। यहाँ पे कपाट नहीं पाए जाते हैं जबकि शिरा में कपाट पाए जाते हैं। त्वचा के अंदर गहराई में पाई जाती है, ये त्वचा के जस्ट नीचे पाई जाती है। और इसमें चमकीला लाल रंग होता है। और इसका सिरा, इसमें सिराओं में नीला बैंगनी रंग, सिरा कैसी होती है, नीला बैंगनी रंग की होती है। धमनी में रुधिर अधिक प्रेशर के साथ बहता है जबकि सिरा में एक समान दाब के साथ बहता है। अगला क्वेश्चन है अमाशय में पाचन की क्रिया समझाइए। तो अमाशय में पाचन की क्रिया अमाशय में स्टोमक में पाचन, अमाशय में पाचन बताना है तो हम ये एक तरह से यहाँ ड्रा कर लेते हैं। ये इसोफेगस है, ग्रशिका है, और ये क्या है, स्टोमक है। स्टोमक किस शेप के आकार का है, ये स्टोमक जे अल्फाबेट होता है, इंग्लिश का अल्फाबेट जे स्ट्रक्चर लाइक है या आम जैसा है। इसके अमाशय के अंदर तीन पार्ट होते हैं और दो स्पाइनेटर होते हैं। पहला है, इसको कहते हैं कार्डियक, कार्डियक पोर्शन। इसको कहते हैं पाइलोरिक पोर्शन। और जो बीच का है इसको कहते हैं फंडिस, फंडिस पोर्शन। यहाँ पे दो स्पाइनेटर पाई जा रही है, एक स्पाइनेटर यहाँ पर है, एक स्पाइनेटर यहाँ पर है। ये तो है कार्डियक स्पाइनेटर है। और ये पाइलोरिक स्पाइनेटर है। ये जो कार्डियक स्पाइनेटर है ये इसोफेगस यानी कि ग्रसिका से आने वाले भोजन को नियंत्रित करता है। और ये पाइलोरिक स्पाइनेटर है जो कि ड्यूनोनियम यानी कि ग्रहणी में जाने वाले भोजन को नियंत्रित करता है। ये तो वो स्टोमक के तीन पार्ट हो गए, दो स्पाइनेटर हो गए। अब अमाशय जो इसकी दीवार है ये इसमें जो ग्रंथि पाई जाती है उसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसके अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती है अमाशय के अंदर उसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन प्रकार के सिक्रेशन होते हैं, तीन प्रकार के स्राव होते हैं। एक तो होता है पेप्सिन, एक होता है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है म्यूकस। इसके साथ साथ रेनिन भी निकलता है। पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड रेनिन। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड निकलता है वो ऑक्सेंटिक सेल से निकलता है, ऑक्सेंटिक सेल से निकलता है। और इसके कार्य क्या है? ये भोजन में जो भी सूक्ष्म जीवाणु आते हैं उनको ये मारने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? भोजन में जितने भी सूक्ष्म जीवाणु आता है उसको ये मारता है। दूसरा इसका कार्य, मेन कार्य है, हाँ मेन कार्य पढ़ने से पहले एक और कार्य, ये भोजन को गलाता है क्योंकि एसिड है। तीसरा इसका कार्य जो इंपॉर्टेंट कार्य है, ये जो पेप्सिन देख रहे हैं ये एक्टिवेट पोजीशन के अंदर है, सक्रिय पोजीशन के अंदर रहते हैं। ये क्या करता है, एक जो अमाशय की चीफ सेल्स होती है उनसे एक हार्मोन एक एंजाइम निकलता है, उसका नाम है पेप्सिनोजन। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस निष्क्रिय पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके पेप्सिन में बदल देता है। तो HCl क्या करता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। अब पेप्सिन का काम स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले पेप्सिन का काम स्टार्ट नहीं होता है। यहाँ जो पेप्सिन था पहले वो निष्क्रिय अवस्था में था और उस निष्क्रिय अवस्था का नाम था पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन का स्राव किससे हो रहा है? अमाशय की चीफ सेल से हो रहा है। तो ये पेप्सिन क्या करता है? अब पेप्सिन का कार्य, पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है, जिसमें पहले पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं। अब आता है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है? अमाशय की ये जो दीवारें हैं, जो आंतरिक दीवारें हैं, यहाँ पर म्यूकस का स्राव होता है। जिससे ये भोजन को क्या बनाता है? चिकना बनाता है। ये म्यूकस भोजन को क्या बनाता है? चिकना बनाता है। जिससे भोजन बन जाता है लुगदी नुमा, पेस्ट लाइक बन जाता है। एक बन गया ये पेस्ट। ये इस म्यूकस का कार्य क्या है? अमाशय खुद एक मांस का टुकड़ा है और जो कोई मांस खाते हैं उनके अंदर ये जो मांस के कण आए हैं, मांस के जो भोजन आया है मांस का, अमाशय इस मांस के टुकड़ों का तो पाचन कर लेता है, लेकिन खुद जो ये मांस का बना है उसका पाचन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये मांस जो है एक डेड सेल्स है और डेड सेल्स के अंदर म्यूकस नहीं निकलती है, जबकि अमाशय के अंदर यहाँ पर म्यूकस का स्राव होता है और म्यूकस के ऊपर एंजाइम कार्य नहीं करते हैं। म्यूकस के ऊपर एंजाइम कार्य नहीं करते हैं, यही कारण है कि एंजाइम इस पर काम नहीं करते हैं और अमाशय सेफ रह जाता है। जबकि ये जो मांस के टुकड़े हैं इनमें म्यूकस का स्राव नहीं होने से एंजाइम इन पर आसानी से काम कर लेते हैं और इनका डाइजेशन हो जाता है, जबकि खुद स्टोमक का डाइजेशन नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये स्टोमक आपको बताया गया है। मेनली एक रेनिन बच गया है। रेनिन क्या करता है? रेनिन का काम क्या है? रेनिन अधिकतर बच्चों में पाया जाता है। जो बच्चे, छोटे बच्चे दूध पीते हैं उनके अंदर रेनिन पाया जाता है।
दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है, उसका नाम है कैसीन प्रोटीन। घुलनशील अवस्था में होती है, ये दूध को बदल देता है दही में। ये रेनिन क्या करता है, दूध को बदल देता है दही में। दूध के अंदर जो घुलनशील प्रोटीन है उसका नाम है कैसीन। कौन सी प्रोटीन है, कैल्सिन। और दही मतलब कैल्शियम पेरा कैसीन है। तो इस तरह से ये दूध को दही में बदल देता है। छोटे बच्चों में ज्यादातर, छोटे बच्चे क्योंकि दूध पे ही डिपेंड रहते हैं, इसलिए ये रेनिन एंजाइम इनमें एक्टिवेट होता है ज्यादा मात्रा के अंदर। जो दूध के अंदर जो घुलनशील प्रोटीन कैसीन है उसको कैल्शियम पेरा कैसिनेट के अंदर बदल देता है। इस प्रकार से ये पाचन हो रहा है। मेनली 1 2 3 तीन प्रकार के सिक्रेशन है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है जिससे पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स बनते हैं। एचसीएल, जो कि एचसीएल का एक और काम है, ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। भोजन को क्या करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। कौन, एचसीएल। ये 4 प्रकार के कार्य हैं, और भी खूब प्रकार के कार्य हैं। आपको क्योंकि इसमें से ये क्वेश्चन आना है तो सिर्फ 2 नंबर का आना है, यहाँ से छोटे टाइप में क्वेश्चन में 2 या 3 नंबर का है, तो इसलिए हम ज्यादा 4 कार्य हमारे लिए बहुत है। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सेंटिक सेल से होता है। तीसरा है म्यूकस। म्यूकस एक गाढ़ा लसलसा पदार्थ है, श्लेष्मा भी कहते हैं इसको, जो कि अमाशय की श्लेष्मा ग्रंथियों से स्रावित होता है। तो यह आपको मैंने स्टोमक का ड्रा करके बता ही दिया। इनको सामूहिक रूप से कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 प्रकार के सेक्रेशन है। रेनिन छोटे बच्चों के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार से ये अमाशय हमारा कंप्लीट होता है। अगला जो भी रहेगा क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप उनका मन लगाकर स्टडी कीजिए, और आगे भी हम ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।